हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। जब हमारे दो स्लिट्स S1 और S2 में से हमें दो स्फेरिकल वेव्स मिल रही हैं और जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो किसी पॉइंट P के ऊपर स्क्रीन पर वहाँ पर हमें कितनी ब्राइटनेस मिलेगी, कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, वो आज हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। कंसीडर कर लीजिए कि हमारी जो स्लिट S1 है उसमें से जो वेव आ रही है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A1 डैश अपॉन R1 कॉस ऑफ KR1 माइनस में ओमेगा टी। S2 से जो वेव आ रही है उसको हम साई 2 वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू A2 डैश अपॉन R2 कॉस KR2 माइनस ओमेगा टी। दोनों वेव्स की देखिएगा ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमने सेम रखी है। के जो है वो दोनों का सेम रखा है, प्रोपगेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो वेवलेंथ भी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हमने जो स्फेरिकल वेव्स की जो वेव फ्रंट की रेडियस है वो अलग अलग ली है। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है, हो सकता है कि एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का या जो इंटेंसिटी है दोनों वेव्स की वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पर हमने A1 डैश अपॉन R1 एम्पलीट्यूड लिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो जो आपके पास आएगा इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर भी हम अगर इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, देन यू विल गेट द इंटेंसिटी। तो यहाँ से हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। किसी पॉइंट P के ऊपर दे आर गोइंग टू सुपर इम्पोज, ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होने जा रही हैं। तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए A1 डैश एक कांस्टेंट है, R1 रेडियस है आपके वेव फ्रंट की, वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट ए कांस्टेंट। इसको हमने A1 से रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली A2 डैश अपॉन R2 भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, A2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारी जो दो वेव हैं, अब A1 डैश अपॉन R1 की जगह A1 और A2 डैश अपॉन R2 की जगह A2 हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, एंड वी विल गेट अवर न्यू वेव फॉर्म कि साई 1 की वैल्यू A1 कोस KR1 माइनस ओमेगा टी, साई 2 सेकेंड वेव जो है A2 कोस KR2 माइनस ओमेगा टी। किसी पॉइंट के ऊपर P के ऊपर अगर हमें फ्रिंजेस चाहिए, दीज टू वेव हैव टू सुपर इम्पोज, इनको ओवरलैप होना चाहिए। तो ओवरलैप में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट वेव है दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेव्स। तो ये रिजल्टेंट वेव है दैट इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। ऊपर से यहाँ से हम साई 1 की वैल्यू रख देंगे, इधर से हम साई 2 की वैल्यू रख देंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली ये फॉर्मूला हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू हैव द रिजल्ट्स। ये ब्रैकेट आप जैसे ही ओपन करेंगे, A1 को तो हमने A1 रहने दिया, तो ये बन गया आपका कोस KR1 कोस ओमेगा टी, माइनस साइन था इस वजह से ये प्लस हो गया साइन KR1 साइन ओमेगा टी। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगी। सिमिलरली कोस KR2 माइनस ओमेगा 2 जो है आपका, वो मिल जाएगा आपको कोस KR2 कोस ओमेगा टी प्लस में साइन KR2 साइन ओमेगा टी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोस की टर्म्स अलग और साइन की टर्म्स अलग कर लेंगे। और अगर आप ध्यान दें तो कोस की टर्म्स के साथ यहाँ पर कोस ओमेगा टी आया हुआ है, इधर भी कोस ओमेगा टी है। साइन की टर्म्स में यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। तो कोस की टर्म्स में से कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे और साइन की टर्म्स में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, एंड नाउ वी विल हैव द रिजल्टेंट वेव इज कोस ओमेगा टी। इधर देखिएगा A1 के साथ कोस KR1 बच गया है, और सेकंड ब्रैकेट में देखिए कोस ओमेगा टी कॉमन निकल चुका, तो A2 के साथ कोस KR2 बच गया यहाँ पे हमारे पास। सिमिलरली साइन ओमेगा टी जब हमने निकाला कॉमन, तो A1 साइन KR1 बच गया है हमारा, और इधर से हमारा A2 साइन KR2 हमारे पास हमें मिल जाएगा। अब ये देखिएगा एम्पलीट्यूड इंटू कोस, एम्पलीट्यूड इंटू कोस, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो एम्पलीट्यूड इंटू कोस ऑफ सम फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली एम्पलीट्यूड इंटू साइन प्लस एम्पलीट्यूड इंटू साइन, तो जो रिजल्टेंट इन दोनों के एडिशन से जो टर्म मिलेगी वो भी कुछ इसी फॉर्म में मिलेगी कि एम्पलीट्यूड होना चाहिए और साथ में साइन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो हमने ये लंबी चौड़ी इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया है कि एक एम्पलीट्यूड और इनटू कोस, तो आप जानते हैं एम्पलीट्यूड कोस प्लस एम्पलीट्यूड कोस से आपको यही मिलने वाला है, तो इस टर्म को हमने
इस पूरी ब्रैकेट को हमने ए कोस फाई की फॉर्म में पुट कर दिया है एंड A1 साइन KR1 प्लस A2 साइन KR2 को हमने क्या पुट कर दिया है, ए साइन फाई पुट कर दिया है। नाउ फ्रॉम दिस वी सब्सटीट्यूटेड टू न्यू फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो आपके पास ए है, दूसरी आपके पास फाई है। तो आप यहाँ से ए और फाई को यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, जहाँ पर आपका ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई की वैल्यू ये है और ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर की फाई की वैल्यू ये है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ द फाई, फाई की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं ए साइन फाई डिवाइडेड बाय ए कोस फाई, देन वी विल गेट टेंजेंट फाई। और हम यहाँ से फाई की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारी A1 साइन KR1 प्लस A2 साइन KR2 डिवाइडेड बाय A1 कोस KR1 प्लस A2 कोस KR2। ये जो दो अननोन क्वांटिटीज़ हमने सब्सटीट्यूट कर दी थी, यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटीज़ का ए और फाई का हमें पता चल चुका है कि ये क्वांटिटीज़ हमारी क्या थी। ऐसे तो हम टेंजेंट फाई निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिएगा और इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने हमारी जो रिजल्टेंट वेव थी उस रिजल्टेंट वेव में देखिए क्या किया है, ये जो हमारी पहल ब्रैकेट आई थी कोस की, इसको तो हमने ए कोस फाई पुट कर दिया और जो साइन की ब्रैकेट आई थी उसको हमने ए साइन फाई पुट कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हमने ये दो सब्सटीट्यूशन किए तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो हमारे पास ये आ गया है, दैट इज़ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी माइनस फाई, दैट इज़ द रिजल्टेंट। ये जो हमारा रिजल्टेंट है इससे हम ए की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हमारी वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद देखिएगा जब हमारे पास रिजल्टेंट वेव आ गया तो आप जानते हैं इसी वेव का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है दैट विल गिव द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। तो पी पर दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो ये वेव है वो जो सुपर इम्पोज हो रही है, रिजल्टेंट वेव हमें मिल गई। इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें ब्राइटनेस के बारे में बता जाएगा, तो हमने इंटेंसिटी निकाल दी इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो ये रहा हमारे पास ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पर आप अगर ओमेगा की तरफ देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है और लाइट के केस में जो न्यू की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, 10⁻14 से लेकर 10⁻15 हर्ट्ज़ तक की है, तो बहुत बड़ी वैल्यू है ये। उसके बाद देखिएगा हमने पहले भी बात की है कि जो सोर्सेज हैं, चाहे कोरेंट सोर्स हों आपके पास, चाहे ऑर्डिनरी सोर्स हों, वो वेव ट्रेन्स निकालते हैं और उन वेव ट्रेन्स का 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻15 तक का टाइम पीरियड होता है। तो अब सोचिएगा इतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी और छोटी सी वेव है 10⁻⁻15 की, और उस वेव की शेप कुछ ऐसी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये वेव जो है उसको हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है कोस के फंक्शन से। तो अगर कोस के फंक्शन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी वेव जो है कुछ इस तरह से बनेगी। फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी वेव्स हमारी बनने वाली हैं 1 सेकंड के अंदर। कितने टाइम तक ये ट्रेन चलेगी? 10⁻⁻15 तक। तो ये जो आपके पास कोस ओमेगा टी माइनस फाइव है, या कोस स्क्वेयर भी कर दीजिए ओमेगा टी माइनस फाइव है, ये लार्ज वेरिएशन दिखा रहा है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो अब ये देखिए यहाँ पर आप जैसे ही कोस की वैल्यू पता लगाने चलेंगे उससे पहले कोस की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो जो कोस ओमेगा टी माइनस फाइव है इज़ अ रैपिडली वेरिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ बहुत तेज़ी से, बिकॉज फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 10⁻14 15 हर्ट्ज़ की बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो उसकी वजह से ये फंक्शन जो है इसकी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू लेने की बजाय, क्योंकि जैसे ही वैल्यू लेने लगेंगे उस टाइम टी टाइम के ऊपर हमारी वैल्यू कोस की चेंज हो चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, टाइम एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो कोस की एवरेज वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और एवरेज वैल्यू याद कीजिएगा कोस 45 डिग्री 1/√2 और स्क्वेयर करोगे तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू आपके पास वही है। तो हमारी एवरेज वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारी ये जो इक्वेशन आई थी इंटेंसिटी की, हमने जो इक्वेशन निकाली थी, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी इंटेंसिटी के लिए। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, ये टर्म अब हमें पता चल गया कि हम ये वेरिएबल है बहुत विद रिस्पेक्ट टू टाइम
रैपिडली वेरी कर रही है, तो इस पूरी टर्म के लिए हमने क्या पुट कर दिया है, 1/2 पुट कर दिया है। तो इंटेंसिटी अब किसकी इक्वल रह गई, a²/2 के इक्वल रह गई है। तो यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी रह गई है I = a²/2 के ऊपर। तो a आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव है। अगर बाय चांस S1 से जो लाइट आ रही है या वेव आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड से S2 से जो आ रही है उससे वेरी ना कर, उससे सेम ना हो, दोनों सेम ना हो, दोनों वेरिएबल हों, एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो हमने पहली वेव से A1 मान लिया, दूसरी वेव से A2 मान लिया। और हमें पता है कि इंटेंसिटी हमारे फंक्शन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो ये रहा आपके पास एम्पलीट्यूड, और ये 1/2 आपको पता है कि कोस वाली टर्म से आपके पास आ गया है। सिमिलरली दिस इज द इंटेंसिटी दैट इज ड्यू टू द सेकंड सोर्स। तो I2 इंटेंसिटी सेकंड सोर्स की वजह से है, स्लिट S2 से जो लाइट आ रही है। I1 आपके पास इंटेंसिटी किसकी वजह से है, जो लाइट आपकी S1 से आ रही है। तो हमारे पास A1 और A2 के ऊपर आपकी I1 और I2 की वैल्यू डिपेंड कर गई है। अब याद कीजिएगा, हम पहले ही देख चुके थे कि A cos फाई हमने कोस वाली टर्म्स को रख दिया था, A sin फाई हमने साइन वाली टर्म्स को रख दिया था। याद कीजिए, A cos फाई A1 cos KR1 A2 cos KR2। सिमिलरली A sin फाई A1 sin KR2 A2 sin KR2। और अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि जो हमारी इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, A पर। तो हमें A² की वैल्यू यहाँ से चाहिए। A² की वैल्यू अगर पता चल गई तो हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, और हमें A² की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर KR1 प्लस साइन स्क्वायर KR1। इधर से आपके पास A2 में भी आपके पास कुछ ऐसा ही आएगा। तो आप ये देखेंगे, A1² के साथ एक तो कोस की टर्म आएगी और एक साइन की टर्म आएगी, ये आपका 1 आएगा यहाँ पर। सिमिलरली A2 के साथ भी आपकी दो टर्म्स आएंगी, एक कोस की आएगी एक साइन की आएगी, और उनके एडिशन से A2² कॉमन निकलते ही हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इधर A1 और A2 के साथ हमारे पास टोटल जो है दो टर्म्स आएंगी, दो कोस में और दो साइन में। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये और कुछ नहीं है, कोस ऑफ A-B का फॉर्मूला है। 2A1 A2 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे, तो अब आपका जो रिजल्टेंट वेव है वो इस तरह से इंडिविजुअल वेव्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा A² किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। अगर इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में हम रखना चाहें, I = A²/2, तो A² क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। I क्या है, P पॉइंट पर इंटेंसिटी। I1 को A1²/2 लिख सकते हैं। A1² 2I1 की इक्वल हो जाएगा। I1 क्या है, इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट सोर्स। सिमिलरली A2²/2 दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ I2, दैट इज द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड सोर्स। तो अगर हम ये A² A1² A2² की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, देन वी विल गेट 2I। A² की जगह रख दिया हमने 2I, A1² की जगह 2I1 रख दिया, A2² की जगह 2I2 रख दिया, A1 की जगह √2I1 रख दिया। देख लीजिएगा A1 की वैल्यू क्या है, √2I1। A2 की जगह √2I2 रख दिया। अब ये जो बड़ी सी टर्म्स थी K टाइम्स ऑफ R2 माइनस KR1, ये आपका फेज डिफरेंस ही तो है कि इन दोनों वेव्स के अंदर एंगल का डिफरेंस कितना है। तो इसको हमने डेल्टा पुट कर दिया, KR2 माइनस KR1। तो यहाँ पर हमने KR2 माइनस KR1 को डेल्टा की टर्म्स यहाँ पर पुट कर दी। ये फेज डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स। और आपको पता है R2 माइनस R1 क्या था, P से लाइट पहुँचा रहा था S2, S1 भी P तक लाइट पहुँचा रहा था। उन दोनों के S1 का जो डिस्टेंस था P तक, उसको हमने R1 कह दिया था। S2 का जो P तक डिस्टेंस था उसको हमने R2 कह दिया था। तो R2 माइनस R1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पाथ डिफरेंस को। तो R2 माइनस R1 आपका पाथ डिफरेंस है। तो I = कैंसिल आउट कीजिएगा इस इक्वेशन में, ये 2 2 आपके सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा I1 + I2 + 2 √I1 × √I2 और cos डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए,
I1 कांस्टेंट है, एक वेव का जो एम्पलीट्यूड अगर वो कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। I2 भी कांस्टेंट है, अगर सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा, तो I2 भी कांस्टेंट रह जाएगा। इसका मतलब जो पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है आई, वो किस पर डिपेंड कर रही है? डेल्टा पे। डेल्टा क्या है? दोनों वेव्स जब पी पर पहुंच रही तो उसमें एंगल का डिफरेंस कितना है, फेज का डिफरेंस कितना है। तो इट मीन्स डेल्टा अगर आपका ज़ीरो हो गया तो कॉस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वेयर। और अगर इस डेल्टा को आपने पाई कर दिया तो ये हो गया -1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो i की वैल्यू है इन दोनों पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा पे। इफ़ दीज टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, और ये कोहेरेंट केस सोर्सेज के केस में ये दोनों कांस्टेंट ही होती हैं और लगभग बराबर ही होती हैं। तो डेल्टा के ऊपर डिपेंड कर गई, पी पर डार्कनेस बनेगी या पी के ऊपर आपको ब्राइटनेस दिखाई देगी। कैसे? अब ये है आपका डेल्टा, इसको ज़ीरो पुट कीजिए तो आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा। 2 पाई पुट कीजिए तो भी प्लस मिलेगा। 4 पाई पुट कीजिए तो भी प्लस मिलेगा। और अगर आप इसको करके देखें तो ये मैक्सिमम नहीं आ गया। आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 और इसका होल स्क्वेयर। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती इस इक्वेशन में। सिमिलरली डेल्टा की जगह यहाँ पर ये पुट कीजिएगा प्लस माइनस पाई और प्लस माइनस 3 पाई। तो अब ये जो आपका पॉजिटिव साइन है, अब ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव साइन हो जाएगा। नेगेटिव होती हमारी जो आई की वैल्यू है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इसका स्क्वेयर। ये मिनिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो आपका जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड कर गया? पी की पोजीशन पे। पी को अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, और ये एंगल चेंज होते ही आपको ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो डेल्टा डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पी। अब कंडीशन देखिए, कोहेरेंट सोर्सेज में तो रखते हम यही है ना कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो A1 को अगर A2 के इक्वल कर दिया तो I1 भी तो I2 के इक्वल हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू I2, इसको आई नॉट मान लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई मैक्सिमम देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, रखो यहाँ पे, ये भी आई नॉट, ये भी आई नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वेयर। ओपन करोगे तो यही आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 4 I नॉट। तो ब्राइटनेस पर जब आप हैं, पी पॉइंट जब ऐसी सिचुएशन पे है जब आप एंगल उनके बीच में पाई का सॉरी ज़ीरो का या 2 पाई का बन रहा है, तो वी विल गेट दिस सॉर्ट ऑफ ब्राइटनेस 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो एक की इंटेंसिटी आई नॉट थी, उसका 4 गुना कर दीजिए, वो ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है पी पॉइंट पे। अगर I1 I2 है, इक्वल टू I2 है, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके ज़ीरो दे देंगे आपको रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? डार्कनेस। तो जो दूसरी फ्रिंज थी जहाँ पर इंटेंसिटी कम थी, वहाँ पर इंटेंसिटी कम नहीं, वहाँ तो ज़ीरो ही है, आपके पास कोई लाइट ही नहीं पहुँच रही। और इस तरह से सुपर इम्पोज कर रही है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो ब्राइटनेस पर मिल रही है इंटेंसिटी 4I नॉट, और डार्कनेस पर इंटेंसिटी हमें कितनी मिल रही है? दैट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर भी हम इसको पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन याद कीजिएगा, जब हमने अनइक्वल मान लिया था ना कि A1 है A2 है, तो ये इक्वेशन आपके पास आई थी। ये रिजल्टेंट वेव है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी है। और जब हमने दोनों की इंटेंसिटी को आई नॉट मान लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? तो ये देखिएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट, 2I नॉट हो गया। तो है ही आई नॉट इंटू आई नॉट, अंडर रूट में है तो आई नॉट आ गया, कोस डेल्टा। 2I नॉट को कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस कोस डेल्टा। तो ये अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपका 1 प्लस कोस डेल्टा है। इट कैन बी रिटर्न एज 2 कोस स्क्वेयर डेल्टा बाई 2। तो इसको हमने पुट कर दिया। तो अब यहाँ पर आई नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी अगर हमने कोहेरेंट सोर्सेज कंसीडर कर लिए। इट मीन्स जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर गई? डेल्टा पे। दोनों वेव्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर गई। तो इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इट विल लुक लाइक दैट। ये सेपरेशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको इनडिफरेंट अनइक्वल नज़र आ रहा है, सेपरेशन इक्वल रखिएगा। 0 से पाई के बीच में वही डिस्टेंस है जितना पाई से 2 पाई और 2 पाई से 3 पाई के बीच में है।
अब याद कीजिएगा डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो होते ही आपको ब्राइटनेस मिलेगी। यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, चाहे डेल्टा ज़ीरो पुट कर दीजिएगा तो मिल जाएगी ब्राइटनेस। और अगर हम यहाँ पर डेल्टा को पाई पुट कर दें, पाई पुट कीजिएगा तो पाई बाय टू कोस 90 डिग्री ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा इंटेंसिटी आई नॉट 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये वैल्यू आपकी 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट है। इतनी मिलेगी आपको कहाँ कहाँ पर, ज़ीरो के ऊपर, फिर आपको मिलेगी ये कितने के ऊपर, 2 पाई के ऊपर। पाई के ऊपर इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, 3 पाई पर भी इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और आप ये देखिए ये जितनी भी पीक्स मिलेंगी इधर आगे अगर आप मूव करेंगे तो इधर हमारे पास 4 पाई आ जाएगा, तो 4 पाई पर भी मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद आपके पास देखिए आगे कितना आ जाएगा, 5 पाई, 5 पाई पर क्या मिल जाएगा, मिनिमा। तो ये जो आपकी इंटेंसिटी की पीक है ये हमेशा हमें कितने पे मिलेगी, 4 आई नॉट पे। तो इंटरफेरेंस के केस में जो आपका मैक्सिमाज हैं, जो ब्राइटनेस हैं, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दे आर इक्वली ब्राइट। तो यहाँ पर भी पीक यहाँ तक गई है, यहाँ पर भी पीक यहाँ तक गई है। दूसरी बात, सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है वो आपकी देखिएगा ये लगभग कितनी आ रही है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट डबल आ रही है, ज़ीरो से पाई। तो ज़ीरो से पाई के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 2 पाई का। तो पाई से 3 पाई के बीच में भी कितने का है, 2 पाई का है। तो ये आपकी जो थिकनेस है ब्राइट फ्रिंजेस की या डार्क फ्रिंजेस की, वो हमारे पास कैसी आएगी, सेम आएगी। तो इंटेंसिटी एकदम से डाउन नहीं जा रही, थोड़ी ग्रेजुअली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, कोस ऑफ द फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आज हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है विद द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आज यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है।